सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, क्या कहता है, ये कहता है कि एंस आईएनसी जो है हैविंग अ बिजनेस इन मलेशिया, इनका बिजनेस जो है वो कहाँ है, मलेशिया में है। तो एंस आईएनसी का बिजनेस मलेशिया में है, जो एडवांस देता है किसको, लोन के नाम का, मलेशियन डॉलर 1,60,000 टू एंस लिमिटेड। तो ये एंस लिमिटेड जो कहा कि ये इंडिया की है, तो एक इंडियन कंपनी एंस को ये क्या करता है, लोन देता है। तो कौन किसको लोन देता है, तो एक काम करते हैं कि एंस जो है वो लोन देता है एंस इंडिया को, कितने का, वो भी देता है एमडी यानी कि मलेशियन डॉलर 1,60,000 का। और यहाँ पर दे रखा है कि जो एंस लिमिटेड इंडियन कंपनी है उसका जो बुक वैल्यू है वो कितने का है, तो वो है 125 लाख। तो सबसे पहले जब हम लोन देखते हैं तो हम लोन के केस में कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अगर लोन का अमाउंट जो है वो 51% या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि $160 दिया है आपने, और $1 जो है वो इक्वल्स टू कितने का है, 45 रुपये का, इंटू 45 करेंगे। तो हमने क्या किया, 1,60,000 इंटू 45, हमने 72 लाख रुपये का क्या किया, लोन दिया। तो 72 लाख डिवाइड बाय 125 लाख इंटू 100 करेंगे तो 57.6 आता है। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो क्योंकि 72 डिवाइड बाय 72 अपन को करना है 125, तो जो अपने पास आएगा वो है 57.6। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है वो एसोसिएट है। अब सुनते, एसोसिएट ये बात क्या बोला, एंस लिमिटेड जो है, जो इंडियन कंपनी है, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसको, एंस आईएनसी को। और वो क्या करते हैं, अब ये जो एंस लिमिटेड, ये 50,000 मेन्स आवर इस पर लगाती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और इसको कॉस्ट पड़ता है एंस लिमिटेड को 75, ठीक है, 75 रुपये पर मेन आवर पड़ता है। और ये उससे चार्ज क्या करता है, बिल में 90.75। तो वैसे चार्ज करना कितना चाहिए, जितनी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस मेथड में, तो जितनी आपकी कॉस्ट है। तो ये कहता है कि ऐसी ही सर्विस गामा लिमिटेड को दी जाती है, ठीक है। एंस लिमिटेड गामा लिमिटेड को ऐसी ये बोलता है, गामा लिमिटेड इज इंडियन विच आर अ सिमिलर बिजनेस मॉडल, ऐसे ही बिजनेस मॉडल में प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर बैकअप सर्विसेज टू ओलिव। और वो किसी कंपनी ओलिव को क्या करती है, ऐसी सर्विसेज देती है, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा कुछ है। तो उसका कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ ऐसा है, जो सिमिलर कंपनी है, बोलती है उसकी कॉस्ट जो आती है वो इतनी आती है। तो 800 लाख रुपए तो कॉस्ट आती है, और 200 लाख रुपए का उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं बोलूँ 200 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, तो कुल मिला के कॉस्ट का 25% जो है उसकी कमाई है, कॉस्ट का 25% जो है उसकी कमाई है। अब यहाँ पर भी उसका 75 जो है वो मेन आवर आ रहा है, तो 75 प्लस 25% करो, कितना होता है 93.75। तो 90.75 चार्ज कर रहा है, जबकि 93.75 चार्ज करना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग जो है काम करो, 90.75 चार्ज कर रहे हो तुम, ये इतना और एडिशनल करो, 3 रुपये एडिशनल करो, 3 इंटू 50,000 करेंगे तो भाई 1,50,000 हम एडिशनल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा इन्होंने बोला है कि आर्म लेंथ प्राइस निकालो, हमने निकाल दिया आर्म लेंथ प्राइस जो हमारी 93.75 आ रही है। दूसरा बोला एक्सप्लेन इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द टोटल इनकम ऑफ एट्स लिमिटेड, एनी एडजस्टमेंट, तो बोलता कोई एडजस्टमेंट बच गया क्या, टू बी मेड द टोटल इनकम ऑफ एट्स लिमिटेड। तो कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे रिलेटेड टू टोटल इनकम। तो ये बोलता है कि भाई साहब उससे पैसा मंगाओ, वो पैसा लेकर आ जाए तो बढ़िया बात, अगर वो पैसा लेकर आ जाए तो बढ़िया बात, नहीं तो फिर हमें भी पता है सर 18% का टैक्स, 12% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो और हमें ऊपर से देना पड़ जाएगा। तो यहाँ देखो हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई थी, क्या वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है क्या, हम कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने बनाई थी यहाँ पर कि भाई यहाँ जो है 51% और मोर का बुक वैल्यू है, तो फिर वो एसोसिएट की काउंटिंग में आ जाएगा। तो हमारा भी 57.6 आया था, हमने भी ऐसे ही निकाला था, ये कैलकुलेशन करी। देन हमने जो है अभी क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ पर कि भाई साहब इनका जो बिलिंग आवर है वो कुछ ऐसा है, 90.75 आवर्स का इन्होंने चार्ज किया है। अच्छा ये आवर्स का चार्ज किया है इन्होंने, 90.75 आवर्स का चार्ज किया, और पर आवर का इनका रेट जो है इन्होंने क्या बताया था अपने को, पर आवर का रेट इनका कॉस्ट दे रखा है ना, तो इट इज़ अ कॉस्ट रुपीज़ ही है। तो अपने को क्या करना है, बिलिंग चार्ज किया इन्होंने इतना, और इनका कॉस्ट आया इतना, तो इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया इतना, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली इनका क्या है 21% है, ठीक है। अब कॉस्ट प्लस मेथड से चलते अपन, तो इन्होंने क्या बोला, ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने को बोला था क्या क्वेश्चन में,
आई थिंक बोला था, इन्होंने बोला कि आर्म लेंथ प्राइस निकालो, आर्म लेंथ प्राइस बिटवीन द बेस्ड ऑन द गामा लिमिटेड यूजिंग द, अच्छा आर्म लेंथ प्राइस ही बोला, ठीक है कोई बात नहीं। अब अपने को जो अपना मेन काम करना था वो ये करना था कि अनकंट्रोलेबल प्राइस ट्रांजेक्शंस डिटरमाइन इन अनकप CUP, नहीं सर, ये जो है वो क्या है ये बोलता है कंट्रोलेबल, यहाँ पर इनका 800 आ रहा था, 200 जो निकाले, तो इनका जनरली इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्री उसका 25% का मार्जिन रखता है ये लोग। अब चूंकि इन्होंने आर्म लेंथ प्राइस बोलना था निकालने को, तो अपन ने भी क्या निकाला था 75 प्लस इन्होंने इनकी कॉस्ट है 75, उसमें अपन ने भी 25% प्लस किया था, ठीक है। तो अपना कितना आया था, इतना ही कुछ आया था, और अपनी आर्म लेंथ प्राइस जो है कुछ इतनी आई थी, और अगर इतने को अपन ने क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कुछ ऐसा ही पैसा आएगा, तो जो अपना डिफरेंस है वो इतना आएगा। देखो क्योंकि अपन ने कितना चार्ज किया, अपन ने चार्ज किया इतना, एक सेकेंड है, ये 45 पर MT क्या है, ₹45, 19.75 इंटू ₹45, ये इन्होंने कन्वर्ट किया है, ठीक है, इन्होंने कन्वर्ट किया है इसको, तो अपन भी अगर कन्वर्ट कर देंगे तो अपना भी इतना ही आएगा, अपन भी अगर कन्वर्ट कर देंगे तो अपना भी इतना ही आएगा। तो इन्होंने यहाँ कन्वर्जन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन्होंने इंडियन रुपी में निकाला ना, तो इन्होंने बोला कि भाई हम उससे प्राइस चार्ज करें 75 इंटू 45 MD करें, तो हम उससे इतना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ आर्म लेंथ प्राइस आई, अपनी भी ऐसी ही आई थी, अपनी जो थी अपन ने 45 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए अपना जो डिफरेंस था वो कितना आया था, वो 1,50,000 MD आया था, और अपने कन्वर्ट करना, अपने को सारा काम रुपी में ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कई बार करेंसी में भी अपन जोड़ कर जाते, अगर ये आप 1,50,000 लिख देंगे तो शायद वो हमसे आपको मार्क्स ना देगी, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना कि सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना ही तो हमसे रहा है, या फिर हमने वो नहीं किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी कहाँ है, पेज नंबर 29 पर तो अपन है, रुकिए, 4 इलस्ट्रेशन हो चुके ना, अब 5th वाला ढूंढते हैं, वेयर इज 5th इलस्ट्रेशन, सेकंड थर्ड, ये यहाँ पर 5th कहाँ मिलेगा, लेकिन नहीं है दिखे 5th, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कैसे आ गए, ये और इलस्ट्रेशन 1 से शुरू हो रहे हैं इनको, ठीक है चलो 1 से ही देख लेते हैं वापस से, इलस्ट्रेशन नहीं है, इलस्ट्रेशन सी है, ठीक, पेज नंबर 84 का है, 84, ये कौन कौन से इलस्ट्रेशन है 84 पर, ये रहा। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने बोला जो ए लिमिटेड है, वो ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वो क्या करती है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विसेज, ये प्रोवाइड करती है, ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू अ कंपनी XYZ INC, तो ए लिमिटेड क्या करती है, इंडियन कंपनी XYZ जो लोकेटेड है नज़ा में, अब हमने क्या बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नज़ा में अगर है, ठीक है, तो अगर वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो जितना भी हमने उसके साथ ट्रांजेक्शन किया होता है वो एसोसिएट की कैपेसिटी में किया ऐसा मान लिया जाता है, और जो कंसिडरेशन दे रखा है 40 लाख रुपये का, जो कंसिडरेशन इन्होंने दे रखा है हम क्या करेंगे उसे चार्ज करेंगे, इन्होंने बोला कंसिडरेशन 40 लाख रुपए का है, और इट्स चार्ज 42 लाख रुपए 42 फॉर द सिमिलर सर्विसेज के लिए 42 चार्ज करते हैं। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 42 ही मान लेंगे, और यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें लगाएंगे कि भाई TDS जो होता है वो 30% की रेट से डिडक्ट होगा, प्राइस जो होगी वो हम 42 लिख लेंगे। तो ये वैसे तो आज की तारीख में, पहले साइप्रस था, आज की तारीख में तो कोई नज़ा में है नहीं। अभी आता है एक्स लिमिटेड अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव करता है इंटरेस्ट 5 लाख रुपये जो है वो रिसीव करता है, कहाँ से, नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट वन एलिजिबल एग्जेम्पशन अंडर, ये इनका द एक्सपेंडिचर करता है 10,000 रुपये का अर्निंग सच इनकम। तो बताओ, ये बोलता है कि जनरली हम लोग क्या करेंगे, आपने जो इनकम अर्न करी है 5 लाख का 5% बिंग और हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स को लगाकर TDS डिडक्ट होता है इस डेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे, जो TDS के प्रोविजन में हमने पढ़ा है, तो आपका TDS डिडक्ट हो जाएगा, बस यही चीज़ हमको पढ़नी है। अभी
इसके बाद अब हमारा एक प्रोविज़न और इसके बाद अब हमारे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड नॉलेज का क्वेश्चन। एग्जामिन करना है क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फॉलो अप द असेसिंग ऑफिसर के कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। मेक एडजस्टमेंट टू आर्म लेंथ प्राइस, ये बोलता है एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंस दैट वुड फॉलो इफ द असेसिंग ऑफिसर मेक्स एडजस्टमेंट टू आर्म लेंथ प्राइस। अगर असेसिंग ऑफिसर जो है ना आर्म लेंथ प्राइस मेजर करता है, इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में अगर असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस को मेजर कर देता है, रिजल्टिंग इज इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम, और इससे हमारी टैक्सेबल इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो क्या रेमेडीज जो होती है वो अवेलेबल होती है। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू डिस्प्यूट अंडर एडजस्टमेंट। मान लो असेसिंग ऑफिसर ने बोल दिया तुम्हारी इनकम इतनी, अगर हम उस इनकम को मानने को तैयार नहीं है तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द असेसी टू डिस्प्यूट सच एडजस्टमेंट। तो ये बोलता है कि क्या क्या रेमेडीज हैं जिससे हम इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अगर असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर देता है जिसमें उसने हमारी आर्म लेंथ प्राइस जो है वो डिसाइड कर ली है, लेकिन हम उस आर्म लेंथ प्राइस को नहीं मानते हैं, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने आर्म लेंथ प्राइस निकाली तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है जो चैप्टर 10A का मिलता है, या फिर जो हमें डिडक्शन मिलते हैं ना चैप्टर नंबर 6A के, वो भी हमें मिलने से रहे। उसके बाद ये बोलता है कि अगर ये आपकी इनकम बन जाती है, टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, तो ये सामने वाले का एक्सपेंडिचर बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो न करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट, आप कोई करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। अब देखना क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, तो कॉन्सिक्वेंसेज बता दिए कि भाई नो करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट वुड बी मेड टू द टोटल इनकम ऑफ अदर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सामने वाला कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द असेसी फ्रॉम विच टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड और इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ इंक्रीज। जैसे उसका टीडीएस कटा, वो बोले अब मेरा टीडीएस कम पर काटो, अगर इनकम कम बताई, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बोलिए कि क्या क्या रेमेडी अवेलेबल होती है जनरली ऐसे डिस्प्यूट्स के लिए। तो ये बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि असेसिंग ऑफिसर जानबूझकर तुम्हारी ये आर्म लेंथ प्राइस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इन केस ऑफ असेसी इज एलिजिबल असेसी अंडर सेक्शन 144C ही कैन फाइल इज ऑब्जेक्शन। सबसे बड़ी बात कि सर आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने की पूरी पावर है टू द वेरिएशन मोड इन इनकम विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल हमने बना रखा है, आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल पर आप डाल सकते हो, या फिर असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, DRP में जा सकते हो। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज परस्यू ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल कैन बी मेड टू द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये बोलता है कि अगर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज परस्यूएंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल कैन बी मेड, यहाँ आप इनकम या अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। मतलब यू हैव अ ऑप्शन, मतलब आप अगर उसकी अथॉरिटी मिले तो आप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हो। तो एक तो आपके पास रेमेडी हो गई कि आपको अगर उनका ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप एक काम करो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में चले जाओ, क्योंकि ये फॉरेनर्स के लिए ही बना रखा है, या फिर आप चले जाओ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अगर कोई अदर केसेस है, इन एनी केसेस अदर केसेस कैन फाइल द अपील अंडर सेक्शन 246A। आप किस पे टू द कमिश्नर अपील, तो आप कमिश्नर अपील से क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ये भी असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर के विदिन 30 डेज में आप क्या करोगे, 30 डेज में ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। अब आता है द असेसी कैन ऑप्ट टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। ये बोलता है कि असेसी जो है वो क्या कर सकता है, कैन ऑप्ट कर सकता है फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्डर। या तो असेसी क्या करेगा, असेसी कैन फाइल कर सकता है कि भाई प्लीज आप एक काम करो, रिवीजन ऑफ ऑर्डर करो टू असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, अंडर सेक्शन 246 विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सॉट। तो ये असेसिंग ऑफिसर को ही बोल सकता है कि भाई ऑफिसर तुम अपने ऑर्डर को क्या करो, फिर से रिवाइज करो, तुमने जो ऑर्डर निकाला वो गलत निकाला। तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो DRP में चला जाए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, या फिर कमिश्नर अपील के पास चला जाए। ये दोनों जो जाएगा वो 30-30 दिन में जाएगा, ये याद रखना, ये भी 30 दिन में और ये भी 30 दिन में जाएगा। और ये जो यहाँ जाएगा वो भी विदिन 30 डेज में जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो भी विदिन 30 डेज में जाएगा। और अगर वो असेसिंग ऑफिसर के पास जा रहा है तो उसके पास 1 ईयर का टाइम होगा, 1 ईयर में जा सकता है। किसके पास, असेसिंग ऑफिसर के पास। अगर वो कमिश्नर अपील में जा रहा है तो, या फिर वो आईट्रेट में जा रहा है यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या फिर वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जा रहा है, तो ये कुछ उसके पास ऑप्शन रहेंगे।
कंसिक्वेंस तो बता दिए कि आपको ये इन दोनों के चैप्टर के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और एक जो आपकी टोटल इनकम अगर इंक्रीज हो रही होगी, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया होगा या कम हो रही होगी, तो ये जो टीडीएस डिडक्ट किया होगा ना टैक्स एक्ट, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर। हाँ जी सर। सो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है। ये बोलता है एक आई लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी है। तो एक आई लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वो सप्लाईज करती है बिल्स टू इट्स होल्डिंग कंपनी। तो क्या करती है, ये सप्लाई करती है इसकी होल्डिंग कंपनी को बिल्स सप्लाई करती है। ठीक है। अब ये बोलता है कि जो यू लिमिटेड है जो यूके की है, तो एक आई लिमिटेड तो जो इंडियन कंपनी है और जो यू लिमिटेड है वो कहाँ की कंपनी है, वो यूके की कंपनी है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 I Limited also supplied the same product to another UK-based company V Limited as unrelated entity। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि सर यूके जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाइड दी सेम प्रोडक्ट टू अनदर यूके बेस्ड कंपनी। तो ये क्या करता है, ऐसा सेम प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंडियन कंपनी जो है वो सप्लाई करता है यूके को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आई लिमिटेड ऑल्सो सप्लाई करता है सेम प्रोडक्ट अनदर यूके कंपनी को। तो जो हमारी इंडियन कंपनी है वो यूके में दो कंपनी को सप्लाई कर रही है, दैट इज उसका नाम इसने दे रखा है वी लिमिटेड, एक अनरिलेटेड एंटिटी। द ट्रांजेक्शन्स विथ यू लिमिटेड, ट्रांजेक्शन विथ यू लिमिटेड आर प्राइस ऑफ यूरो। तो यू के साथ ट्रांजेक्शन यूरो में होते हैं पर एमटी फोब एफओबी पर, और द ट्रांजेक्शन विथ वी लिमिटेड जो होते हैं वो 700 पर होते हैं और वो होते हैं सीआईएफ पर। तो एफओबी का मतलब होता है फैक्ट्री से बाहर निकलने तक के, सीआईएफ का मतलब होता है वहां पहुंचने तक के, मतलब कि बोर्ड तक पहुंचने तक के वो सारे खर्चों पर हमारा काम होता है। ठीक है। अब ये बोलता है कि व्हील प्राइस जो होती है वो 700 है। यहाँ पर इंश्योरेंस और फ्रेट अमाउंट जो होता है तो यूरो 200 पर, और ये साथ ही साथ बोलता है कि भाई साहब यहाँ पर वेयर इज द ट्रांजेक्शन्स विथ वी लिमिटेड आर प्राइस्ड एट यूरो 700 पर एमटी सीआईएफ। द इंश्योरेंस एंड फ्रेट अमाउंट जो है वो कितने का है, 200 पर एमटी है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 700 में से 200 जाए तो अपने भी तो 500 ही बचे। कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस फॉर द ट्रांजेक्शन्स विथ यू लिमिटेड। अगर हम यू लिमिटेड के साथ ट्रांजेक्शन्स करें तो आर्म लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने 500 बोला है तो हम बोलेंगे 500। ठीक है, क्योंकि एफओबी है, एफओबी है, फैक्ट्री से रवाना हो रहा है तब तक ही है, तो ठीक है। हाँ जी सर, ये तो हमको दिखता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर रीड करते कि यार ये क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि 700 माइनस 200 करेंगे, प्राइस एमटी की कितनी होगी, 500 होगी। तो हमारा भी 500 का ही प्राइस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शायद यू भी तो 500 ही चार्ज कर रहा है ना ऊपर। यू लिमिटेड प्राइस 500 यूरो और ये 700, चलेगा। तो इन द केस आई लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, आई जो इंडियन कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी यू के साथ एक ट्रांजेक्शन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने बोला है डिफरेंस, जो डिफरेंस के एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट कर लो। तो क्या आ रहा है,
यहाँ पर एक्चुअली ये 500 ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 200 तो हम वैसे भी माइनस करेंगे, तो 500 की प्राइस जो होगी वो हम ले रहे हैं। तो ये बोलता है सिंस, तो ये क्या बोल रहा है, सिंस जो एडजस्टेड प्राइस जो दे रखी है वो चलेगा 500 का। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्या बोलता है। जो एक्स लिमिटेड है ऑपरेटिंग इन इंडिया, एक एक्स लिमिटेड है जो इंडिया में ऑपरेटिंग है, इज द डीलर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय येन लिमिटेड जापान। ये क्या है, डीलर ऑफ मैन्युफैक्चरर गुड्स बाय, तो ऑपरेटिंग इन इंडिया, इट्स अ डीलर फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय येन लिमिटेड ऑफ जापान। तो ये बोलता है कि ये डीलरशिप में है, एक्स डीलरशिप में है। येन लिमिटेड क्या करता है, 55% ओन करता है एक्स लिमिटेड का, और आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स जो होते हैं 4 इसको अपॉइंट करने की पावर रखता है। तो सही बात है, अगर आपके पास मेजोरिटी ऑफ बोर्ड बिठाने की पावर है तो एसोसिएट है। The assessing officer, after verifying the international transactions of 300 lakh of X Limited, the relevant year, and by noticing the company that failed to maintain the requisite records, ये क्या हुआ सर, ये बोलता है कि वेरीफाइंग द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 300 लाख का, 300 लाख का मतलब 3 करोड़ का, और अगर 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड्स। अब ये बोलते हैं फेल टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड्स एंड नॉट ऑब्टेन द अकाउंट्स रिपोर्ट्स, और अकाउंट्स रिपोर्ट्स भी हमने ऑब्टेन नहीं करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलता है एडजस्टमेंट इट्स इनकम बाय मेकिंग एन एडिशन ऑफ 30 लाख टू डिक्लेयर इनकम। ये बोलता है कि भाई हमने क्या किया, 30 लाख रुपए तो डिक्लेयर इनकम करी, एडजस्टेड इट्स इनकम बाय मेकिंग एन एडिशन ऑफ 30 लाख इज डिक्लेयर इनकम एंड ऑल्सो इशू अ शो कॉज नोटिस, और हमने उसे शो कॉज नोटिस इशू कर दिया और पेनल्टी के बारे में बोला। तो बताओ अपन क्या आंसर लिखेंगे। देखो 2-3 मामले हुए, एक तो मेंटेन नहीं किया, फेल टू मेंटेन द रिक्विजिट रिकॉर्ड्स, ठीक है, और अकाउंट्स रिपोर्ट, साथ के साथ इन्होंने एक और लफड़ा कर दिया कि जो एडजस्टमेंट थे ना इन इनकम बाय मेकिंग एन एडिशन, तो ये एडिशन इनकम का जो एडजस्टमेंट है 30 लाख रुपए भी हमने बोला कि भाई इसे डिक्लेयर करो इनकम को, उसके लिए भी हमने उसे शो कॉज नोटिस भेजा। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक्सपर्ट से ओपिनियन जानना चाहते हैं। मैंने बोला हम है ना एक्सपर्ट, हम बताएंगे। अब सबसे पहले तो ये एसोसिएट है, पहले हमने ये बता दिया उसको, कैसे बताया वो हमने आपको ऊपर बताया था। अब आता है यहाँ पर कि अगर एक असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो फेल हो जाता है, फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 200%, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल 200% का लगता है पेनल्टी। अब मेरी बात सुनो, दूसरा जो क्या लगता है, अगर मेंटेन हो जाती है रिक्विजिट रिकॉर्ड्स फेल मेंटेन करने में फेल हो जाती है तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो है वो लगता है चार्जेस। ये भी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, अगर आपने अकाउंट्स रिपोर्ट मेंटेन नहीं करी तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी, ये भी समझ में आता है। और ये बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर गिव टू अपॉर्चुनिटी द हियर द असेसी। अब असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, उसे शोकॉस नोटिस भेजेगा तो उसे सुनेगा भी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अब नोटिस as to why the arm length price not is determined the basis of a material or information documents, ठीक है। इट्स assumed that X is not entered into अप्पा, अपन बोलेंगे अप्पा में एंटर नहीं हुआ, एंड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट टू सेफ हार्बर रूल्स। तो ये ठीक है, उसे शोकॉस नोटिस भेजा है तो उसे सुनेगा और बाद में जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। अब यहाँ पर बोलता है कि जो अनुष मोटर लिमिटेड है एक इंडियन कंपनी है, डिक्लेयर करती है उसकी इनकम 300 करोड़ रुपए की। बढ़िया बात है, 300 करोड़ का उसका इनकम डिक्लेयर होगा, और ये बोलता है कि उसको चैप्टर 6D के डिडक्शन भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर मेकिंग द एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, बोलता है 10,000 कार उसने क्या करी, सोल्ड करी रीदा लिमिटेड को। किसने, अनुष मोटर ने क्या करी, अनुष मोटर ने रीदा को क्या किया, 10,000 कार सेल करी। एक यूएस कंपनी है रीदा, और ये बोलता है कि 30% शेयर्स जो है वो अनुष मोटर होल्ड करके रखता है, और ये प्राइस जो है वो $200 है, ठीक है। ईच कार की $200 प्राइस है। देन प्राइस चार्ज फ्रॉम ये बोलता है कि ये कहता है कि एट अ प्राइस लेस बाय 200 ईच। ये बोलता है कि भाई हमने $200 कम लिए, बाकी अगर हम किसी और को बेचते, जैसे कि हम शिंगटो लिमिटेड को बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे पूरा पैसा चार्ज करते हैं, जबकि इससे हमने $200 ईच कार्ड कम चार्ज किया, तो हम बोलेंगे भाई 200 जो है वापस से तेरी इनकम बना देंगे हम लोग। इसने बोला कि रॉयल्टी पे करता है ये 1,20,00,000 का। किसको पे करी इसने, क्योटो लिमिटेड को, एक यूएस कंपनी उसको पे करी, फॉर यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। हाउएवर क्योटो लिमिटेड हैड प्रोवाइड द सेम नो हाउ टू अनदर इंडियन कंपनी। तो ये बोलता है कि ऐसी की ऐसी ये जो है ना वो किसी और, क्योटो जो है जैसे रॉयल्टी इसको पे करी, अगर किसी और को पे करता है तो सिर्फ 90 लाख रुपए ही पे करता। मैं बोलूँ फिर से 30 लाख रुपए तुमने ज़्यादा पे किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगी, इनकम बनेगी। यहाँ पर तुमने खर्चा किया तो यहाँ पर 30 लाख रुपए तुमने ज़्यादा खर्चा दिखाते, हम फिर से उसको क्या करेंगे, एज अ
इनकम बना देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है, खर्चा ज़्यादा दिखाया तो। ये बोलता है लोन ऑफ यूरो 1000 करोड़ केयरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम एडवांस के नाम पर जर्मन कंपनी आउटस्टैंडिंग दे रखा है। द टोटल बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स जो है वो 90 करोड़ है। तो बोलता है 90 करोड़ की ये वैल्यू है और 100 करोड़ रुपए केयरिंग लोन ऑफ यूरो, यूरो में। अब मेरी बात सुनो, 1 यूरो कितने का है? 1 यूरो द इंटरेस्ट जो है पेड दे रखा है 100 करोड़ का। तो टोटल इंटरेस्ट 1000 करोड़ पे 10% का लगता है। टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ अंशुल मोटर 90,000 करोड़ है। द सेट इंटरेस्ट अनादर कंपनी से अगर ये इंटरेस्ट की बात करें तो 9% ही हम लेते हैं, और टोटल इंटरेस्ट पेड जो कर रखा है वो 100 करोड़ का कर रखा है, क्योंकि 1000 पे 10% 100 ही होता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, $1 भी दे रखा है और यूरो भी दे रखा है। तो अपने को 1 यूरो इज इक्वल टू 84 है, इससे मतलब है। तो कुल मिला के तुमने क्या कर रखा है, 84,000 करोड़ का लोन दे रखा है ना। क्योंकि अगर मैं आपको 1000 करोड़ इंटू 84 करूंगी तो कुछ ऐसा आएगा, डिवाइड बाय 90,000 करूंगी तो बाप रे बाप, ये तो 93 लमसम लमसम कुछ अपने दे रखा है। तो ये जो एडिशनल 1% दे रखा है वो किसी काम का नहीं। 3 एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो डिफरेंस का 300 है, ये उसकी इनकम बताई उसने। उसके बाद जो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, जो डिफरेंस आया था हमारा 200 का, तो 200 इंटू 100 इंटू 60 थी, क्योंकि इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया डॉलर को। दूसरा हमने बोला था डिफरेंस जो एक्सेस रॉयल्टी का पेमेंट है उसको ऐड करने का, और तीसरा हमको ऐड करने का जो ये एक्सेस इंटरेस्ट 1% पे किया। तो ये देखो सर, जो 84 तो हमारी इंडियन रुपी का, और यूरो 1 यूरो इक्वल्स टू 84 रुपीज़, 1000 इंटू 1% का जो डिफरेंस आया। तो अभी हमारी जो प्राइस आएगी वो एक्चुअली ऐसी आएगी, क्योंकि आपने सबसे कम कम लिया, तो वैसा करके ये आया। अब ये बोलता है व्हाट इज द लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स of bringing into existence the provisions relating to transfer pricing in relation to international transactions। तो बोलता है कि legislative objectives of bringing into existence of provision relating to the transfer pricing international, क्या हमारा legislation था, हमारा मोटो क्या था इस चीज़ को लाने के पीछे। तो ये सब यही था कि भाई साहब, जब ग्रुप कंपनी अपने बीच में ट्रांजेक्शन करेगी तो ऐसे कोई जोल ना करे, प्रॉफिट का जो है ना वो हेरा फेरी ना करे। देखो, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इन इंडिया एंड their ability to allocate profit to its different jurisdictions by controlling price। इनके पास ability होती है controlling price of intergroup transaction prompted the government to set up an expert group to examine the issue relating to the transfer pricing। There is a possible that two or more entities belonging to same multinational group can fix up their price। तो ये क्या कर सकते हैं, ये फिक्स अप कर सकते हैं their prices। और यही जो है वो दिक्कत है, अगर ये ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, कैन फिक्स अप देयर, अपनी प्राइस फिक्स अप करने लग जाएंगे और अलोकेट करने लग जाएंगे प्रॉफिट विद इन द ग्रुप इज सच अ वे देयर may be either no profit or a negligible profit in jurisdictions which tax such profit or substitute profit tax heaven। ये क्या करेंगे, टैक्स हेवन कंट्री में चले जाएंगे, टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करेंगे। तो ये बहुत जेन्युइन मामले थे, इसकी वजह से इसे लाना पड़ा। अब ये देखना, ये एक क्वेश्चन है, एक्सी लिमिटेड इंडियन कंपनी है इन विच जिला आईएनसी यूएसए। तो एक्सी जो है वो तो अपने भारत की कंपनी है, और ये जो है वो जिला जो है वो यूएस की कंपनी है। 28% का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और ये बोलता है कि सर ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू कंपनीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, दो कंपनीज के बीच का ट्रांजेक्शन्स देखो। एक्सी लिमिटेड क्या करता है, सोल्ड करता है 1 लाख पीसेस टू ऑफ टी शर्ट्स। तो ये 1 लाख पीसेस ऑफ टी शर्ट जो होता है वो डॉलर पर टी शर्ट करता है। तो ध्यान रखना, एक्सी लिमिटेड क्या करता है, सोल्ड करता है 1 लाख टी शर्ट, जो भी 2 पर टी शर्ट में। और ये बोलता है आइडेंटिकल टी शर्ट जो है ये सोल्ड करता है, किसको सोल्ड करता है, अनरिलेटेड पार्टी को सोल्ड करता है, किसको, अनरिलेटेड पार्टी को। और ये जो आता है वो $3 पर टी शर्ट आता है। तो बढ़िया बात है सर, आप हमें 2 में ही दे रहे हो, बाकी लोगों को 3 में दे रहे हो, 1 रुपया कम ले रहे हो, तो यहाँ पर 1 रुपये से प्राइस बढ़ा देंगे। ये बोलता है हम बोरो करते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, जनरली ये 10,000 रुपये की गारंटी देता है, ठीक है। तो जितना बोरो किया उसका 10% का गारंटी दिया जिला आईएनसी ने। अनरिलेटेड पार्टी जो सेम है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है गारंटी का 7,000 रुपया फीस, है ना। तो बोलता है कि भाई हमने उसे गारंटी देने के बदले उसे 10,000 पे किया, दूसरे लोगों से 7,000, तो ये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, $3,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अपन इसे कन्वर्ट करेंगे, तो अपन ऊपर वाले में तो क्या करेंगे, क्योंकि इनकम कम दिखाई, हम इनकम बढ़ा देंगे, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे। दूसरे वाले में बोरो किया तुमने 2 लाख रुपए फॉरेन लेंडर से, और जिला एनसी एंड एक्सी ने क्या किया, पेड किया 10,000, जनरली 7,000 पे करने होते, 3,000 फिर ऐड करेंगे, इनकम दिखा देंगे। और एक्सी हैज पेड करता है 15,000 टू जिला लिमिटेड, गेटिंग वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स डिटेल टू इम्प्रूव इट्स बिजनेस। जिला आईएनसी प्रोवाइड्स द सेम डिटेल टू अनरिलेटेड पार्टीज। ये बोलता है कि सर पे किया 15,000 रुपये, जबकि दूसरों को यही चीज़ पे करने के लिए क्या करता है, सिर्फ 10,000 पे करता है। तो वापस से 5,000 रुपये ज़्यादा दिखा दिए, तो ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपन 64 से, ठीक है, इतने से करेंगे ना।
और ये क्या बोल रखा है, एसईजेड लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एसईजेड में है, तो क्या इसका एसईजेड में है। और ये बोलता है कि सर इनकम बिफोर द एडजस्टमेंट, इसकी इनकम आ रही थी इतनी, अब हम इनकम के बाद एडजस्टमेंट करेंगे, 3 एडजस्टमेंट हमारे होंगे, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ये एडजस्टमेंट पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 69.19 का एडजस्टमेंट हमारा होगा, तीनों वैसे भी ऐड ही होंगे। तो ये तीनों एडजस्टमेंट जो हम करेंगे, क्या उसका हमको कोई डिडक्शन देना है, कोई डिडक्शन लेना नहीं है, मतलब मिलता है ही नहीं वैसे भी। तो ये 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 1000 पर इंटू 64, क्योंकि 2 का 3 वैसा, और यहाँ पर 3000 आ रहा है क्योंकि 12 और 9 ऐसा कुछ था, यहाँ पर 5000 का आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ये बोलता है एग्जामिन करना है रीजन टू एंटरप्राइज इंडिपेंडेंट सिचुएशंस, जो है ये हमें दे रखी है। ट्रांसफर प्राइसिंग, ये PINC यूएस कंपनी है, इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो इन यूएसए। तो ये PINC जो है एक यूएस कंपनी, इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। अब ये बोलता है कि सर जो लोन है एडवांस लोन इक्विवेलेंट टू 170 टू महांदी लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी, तो एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी, एडवांस लोन इक्विवेलेंट टू 170, बुक वैल्यू दे रखी तो 300 करोड़ का, तुम देख लो इसका परसेंटेज वैसे भी तुम्हारा 50 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है, 320 करोड़ है, रिपेट द 30 करोड़। ये बोलते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स, अच्छा द बुक वैल्यू दे रखी है 320 और मार्केट वैल्यू दे रखी है 370, तो अपन क्या लेते हैं, अपन बुक वैल्यू लेते हैं। और रिपेट करता है 30 करोड़, रिपेट 30 करोड़ बिफोर, और बताओ सर ये 30 करोड़ का रिपे करता है और 170 करोड़ का लोन, तो जनरली क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई हम बुक वैल्यू लेते हैं। अगर द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू लिया जाए तो 56 आ रहा है, और क्योंकि बुक वैल्यू का 56 आ रहा है तो मोर देन हो रहा है, तो भाई यहाँ पर एसोसिएट बन गई, और अगर एसोसिएट बन गई तो फिर तो बात खत्म, यहाँ पर तो वो एसोसिएट बन गई, तो अब एडवांस इंटरेस्ट के लिए अपन वो कंडीशंस देखते हैं, वो देखते हैं। अब यहाँ देखना, क्वीनलैंड जो है ये फ्रांस की कंपनी है, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट कर है फ्रांस का, अपॉइंट करता है 3 डायरेक्टर्स ऑफ ये, तो 8 में से 3 ये अपॉइंट करता है, तो सर मेजोरिटी अपॉइंट नहीं करता है, तो यहाँ पर उसका होल्डिंग नहीं होगा, वही देखना है यहाँ पर। अब एग्जीक्यूटिव तो नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव होता है तो फिर उसके पास पावर आ जाती है। अब आता है यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम करता है 900 करोड़ का है, और सप्लाई करता है 830, तो एक जना, तो 830 का 900 करेंगे तो कितना होगा, शायद 90% से ज़्यादा ही निकल के आएगा, 92.22, तो ये एक ही से रॉ मटेरियल देने की प्राइस अगर वो कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो उसका रिलेटेड बन जाएगा। अब ये आता है NP, एक कंपनी है जो बोरो करती है कितनी, 80 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनना, बोरो करती है, और वो भी क्या रेट से करती है, 10% से करती है। और ये क्या करती है, रिपेबल करेंगी 5। अब ये क्या करता है, गारंटी देता है, कौन गारंटी देता है, इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, नॉन होल्डिंग होल्ड्स शेयर्स 40% ऑफ वोटिंग राइट है, उसको गारंटी देता है। अब देखना नेट प्रॉफिट कितना है, 7 करोड़ है, आफ्टर द डेबिटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल 6 करोड़, तो बोलता है कि आफ्टर डेबिटिंग 7 करोड़ आता है, आफ्टर डेबिटिंग द इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ऑफ 6 करोड़, इनकम टैक्स 4 करोड़। मैं बोलूँ सबको ऐड कर दूँ क्योंकि अपने को ही लेना नहीं है, तो लिखो 7 + 6 कितने होते हैं, 6 से 12, 1 13 4 17, ठीक है सर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं बोलूँ डिसअलाउ कितना होगा, आपने कितना पे किया है, आपने पे किया है अबाउ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 6 करोड़, तो आफ्टर डेबिटिंग द अबाउ इंटरेस्ट, और ये तो 6 करोड़ ये बन रहा है। तो 6 करोड़ अगर मैं बोलूँ तो अपने को 30% अलाउ होता है, तो 7 + 6 + 4 कितना होता है इसका, 30% 17 का 5.1, और दिया है कितना 6, तो 5.1 अलाउ होगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना, क्या देख रहे हो सर, एक काम करो, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ गया, इन्होंने ऊपर दे रखा है 10%, तो सर यहाँ पर 80 करोड़ का 10, तो एक काम करो 7 + 6 + 4 + 80 का 10% 8, तो कितना आता है 25, 25 का 30% 7.5। अब आ जाओ सर, ये लिखा तुमने नेट प्रॉफिट 7, ये तुम्हारा 25 आ गया, तुमने 25 का कितना किया 30% किया है ना, तो तुम्हारा कितना आ गया, और तुमने एक्चुअल में कितना पे किया, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें तीनों चीज़ें ऐड कर दी, फिर से EBITDA आ गया। अब अपन ने लिखा है कि इंटरेस्ट पेड है, तो इंटरेस्ट कितना पे किया है तुमने, 80 लाख रुपए का, मतलब 8 करोड़ रुपए का पे किया, और 30% कितना होता है 7.5, तो 8 में से 7.5 के तो 50, ठीक है। और जो तुमने इंटरेस्ट पे किया कितने का पे किया 8, तो ध्यान सुनो, इंटरेस्ट इज डिसअलाउड कितना हो जाएगा, 50 डिसअलाउड हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें बताया ना तुम्हारा 7.5 अलाउड हो जाएगा, तो तुमने 8 करोड़ पे किया उसमें से 50 निकाल दो, 7.5, एक सिंपल सा मेथड में बताती हूँ, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें कितना अलाउ होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ ना, तो सुनो, कुछ नहीं करने का, ये जो तुम्हारा EBITDA आया ना उस पर लगाओ 30%, लगाओ 30%, बस इतना ही तुम्हें अलाउड होगा। अब तुम क्या करोगे ना, अब तुम बोलोगे इंटरेस्ट पे किया, ये डिसअलाउ है, तो तुम्हें अलाउ कितना है, जो नेट आ रहा है वो 7.5 करोड़ ही आ रहा है, और ये 7.5 करोड़ ही बन रहा है, पक्की बात है ना,
ठीक है सर, ये थोड़ा सा क्लियर करवा दिया मैंने तुमको। इतना कैलकुलेशन ठीक है, अपने को प्रेजेंटेशन के हिसाब से करना पड़ता है कि भाई इतना डिसअलाउड है, ऐसा विच एवर इज लोअर जो होता है वो डिसअलाउ होता है। नाउ तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। तो थैंक यू।